Assalamu alaikum. As we have started the topic of pharmacodynamics, so sedatives and hypnotics, and in this video we are going to discuss about the disadvantages of sedatives and hypnotics. So number one is tolerance. जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा दूसरे की बिहेवियर को टॉलरेट कर रहा है. What does that mean? कि वो स्पेसिफिक बंदे की तल्ख कलामी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उसने उसकी तरफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया. सो सेम इज़ ट्रू इन द केस ऑफ द ड्रग्स, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. कि अगर हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को ज़्यादा अमाउंट में देंगे, ज़्यादा अमाउंट में एडमिनिस्टर करेंगे इन द ह्यूमन बॉडी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन बॉडी वुड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स. और क्या होगा कि इनका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे वो ख़त्म हो जाएगा. सो दैट इज़ नॉन एज टॉलरेंस. व्हाट इज़ क्रॉस टॉलरेंस? कि एक ड्रग है उसका एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है, अगर हम बॉडी में दूसरी ड्रग देंगे विद द सिमिलर इफ़ेक्ट ऑफ द फर्स्ट ड्रग, तो जो फर्स्ट ड्रग है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा बॉडी में. दैट इज़ नॉन एज क्रॉस टॉलरेंस. डिपेंडेंस, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को ज़्यादा अमाउंट में देंगे, बॉडी में बार बार एडमिनिस्टर करवाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी डिपेंड हो जाएगी ऑन द डोज ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. अब ये डिपेंडेंस भी हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है? सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में कोज द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस. व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस? कि जब हम देंगे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स टू द ह्यूमन बॉडी, तो कुछ लोग जैसे होते हैं कि उनकी जहन में एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि अगर हम ये स्पेसिफिक ड्रग्स जैसे एजोलम है, जेनिक्स है, वो मेडिसिन लेंगे तो ही हमारी एंजाइटी रिलीव होगी. वो मतलब कि अपने जहन में बिठा लेते हैं कि अगर हम इस तरह की मेडिसिन लेंगे तभी हम सो सकेंगे और इस तरह की मेडिसिन के बगैर हम नहीं सो सकेंगे. तो उनका माइंड जो है एक तरह से वो पूरी तरह डिपेंड हो जाता है इन ड्रग्स पे सोने के लिए, अपनी परेशानियां दूर करने के लिए. डैट इज़ समथिंग नोन एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होगी? फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ये होगी कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स वी नो डैट कि काफ़ी सारी मतलब कि यूज़ के लिए यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, कि दीज आर यूज टू induce sleep, these are used for sedation, these are used for hypnotics, these are used for relieving anxiety. तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस के केस में क्या होगा कि जब ये ड्रग मतलब कि डिसकंटिन्यू की जाएंगी तो बॉडी विड्रॉल साइंस करना शुरू कर देगी. एंड सच विड्रॉल साइंस आर इंक्लूडेड अंडर एब्स्टिनेंस सिंड्रोम. फाइन. और क्या होगा कि वो सब चीज़ें जो रिलीव करी थी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, वो सारी की सारी इन ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करने के बाद दोबारा से वापस आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल दे वर रिलीविंग एनजाइटी, तो एनजाइटी दोबारा से होना शुरू हो जाएगी एंड इट वुड बी इंक्लूडेड इन द विड्रॉल साइंस. अगर दे वर रिलीविंग द ट्रेमर्स, तो फिर से ट्रेमर्स आ जाएंगे एज अ विड्रॉल साइन. एंड एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो है दीज आर ऑल्सो यूज एज एन एंटी कन्वल्सेंट. तो क्या होगा? सीजर्स वुड appear as the withdrawal sign. And that's all about the disadvantages of sedatives and hypnotics. Now let us discuss about their toxicity. पहले तो हम ये समझें कि टॉक्सिसिटी होती क्या है, कि हर ड्रग जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में बॉडी को दी जानी चाहिए. फाइन. और अगर उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है ड्रग, उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा एडमिनिस्टर की जाती है हमारी बॉडी में, इट रिजल्ट इन द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. फाइन. तो इन द केस ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स अगर वो ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए, एडमिनिस्टर कर दी जाए बॉडी में, इट वुड रिजल्ट इन द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. मतलब कि जो इंट्रिकेट मूवमेंट है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर्स इज़ लॉस्ट. और जो फंक्शन होते हैं डेली टाइम के लाइक बटनिंग ऑफ द शर्ट, राइटिंग, दैट आर लॉस्ट.
डिक्रीज इन द साइकोमोटर स्किल्स, कि आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगी। फाइन। और क्योंकि ये जो ड्रग्स एंड डेट रिजल्ट्स इन द सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, ये स्लीप इंड्यूसर्स होते हैं, तो ये इट वुड रिजल्ट इन द अनवांटेड डे टाइम सिडेशन, के दिन में भी इंसान के ऊपर गनूत की तारी हुई रहेगी, तो दिन में भी गनूत की तारी हुई रहेगी। इट वुड इंटरफेयर विद योर डेली वर्क लाइक ड्राइविंग, इट वुड रिजल्ट इन द स्लीप ड्यूरिंग द ड्राइविंग विच इज़ हजार्डस फॉर हेल्थ। फाइन। फिर उसके बाद जो है इट कैन रिजल्ट इन द एंटीरोगेट एमनेजिया, कि अगर बेंजोडाइजिपाइन या बार्बिट्यूरेट्स एक अमाउंट से ज़्यादा दिए जाएँ हाइयर डोजेस पे, दे रिजल्ट इन एंटीरोगेट एमनेजिया। एमनेजिया क्या होता है? इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फॉरगेटफुलनेस। एंटीरोगेट एमनेजिया क्या होता है कि वो टाइम जिस दौरान आपको ये ड्रग एडमिनिस्टर की गई और उस ड्रग का इफ़ेक्ट, सिडेटिव इफ़ेक्ट या हिप्नोटिक इफ़ेक्ट आपके ऊपर, आपके सीएनएस के ऊपर गालिब रहा। फाइन। तो उस दौरान जो जो भी हरकतें आपके साथ हुई हैं, जो जो भी आपके इर्द गिर्द हुआ है, वो आपको याद नहीं रहेगा। इस तरह की ड्रग्स जैसे बेंजोडाइजिपाइन जो हैं, दीज आर गिवन इन लेसर अमाउंट टू द एल्डर पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि एल्डर पेशेंट्स जो होते हैं वो एजड होते हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि प्रीवियस लेक्चर में ऑन द सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी थी, वी हैव हर्ड कि कुछ बेंजोडाइजिपाइन की ड्रग्स होती हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद उल्टा अपनी मज़ीद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होगी। फाइन। और अगर उनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होगी तो ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस सारे के सारे जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, दीज आर मच मोर प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ सच ड्रग्स, एंड सच ड्रग्स इंक्लूड्स डायज़ेपाम एंड फ्लूराज़ेपाम। ओके, तो डायज़ेपाम और फ्लोराज़ेपाम तो ये वैसे ही लॉन्ग हाफ लाइफ होगी, इनकी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होगी, और उनके केस में तो ये जो सारे इफ़ेक्ट्स हैं ये मोस्ट प्रोमिनेंट होते ही होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाम होते हैं जैसे ट्रायाज़ोलम, उनकी सिंगल डोज के बाद ही इस तरह के एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब टिल नाउ हमने जितनी भी डिसएडवांटेजेस और टॉक्सिसिटीज़ पढ़ी हैं ऑफ सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, ऑल ऑफ देम जो हैं उसके अलावा जो है मतलब कि काफ़ी सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो मिसलेनियस ड्रग्स के फेवर में चले गए हैं, जैसे कि ज़ोल्पिडेम, ज़ेलिप्लोन एंड इज़ोपिक्लोन। किस तरह से कि जो मिसलेनियस ग्रुप से बिलोंग करने वाली ड्रग्स हैं, ज़ोल्पिडेम, ज़ेलिप्लोन, इज़ोपिक्लोन, ना तो वो दीज आर लेस लायबल टू डिपेंडेंस। फाइन। और ना तो वो स्लीप पैटर्न के साथ इंटरफेयर करती हैं, जबकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेंजोडाइज़ेपाइन जो है ये डिक्रीजेस द रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग द स्लीप। ना तो वो कॉग्निटिव फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है, ना वो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि वो नाइट टाइम में तो स्लीप इंड्यूस करवाती हैं, बट दे डोंट रिजल्ट इन अनवांटेड सिडेशन ड्यूरिंग द डे टाइम, so they don't result in the sleep driving, and they don't result in the anterograde amnesia. Now, drugs belonging to the category of sedatives and hypnotics have the additive effect on the central nervous system. किस तरह से कि sedatives and hypnotics का क्या फंक्शन होता है कि डिप्रेसिव इफेक्ट होते हैं अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं विच रिजल्ट इन द डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच आर एंटीसाइकोटिक्स, एंटीहिस्टामाइन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, अल्कोहल्स एंड ओपियोइड्स। और जब इनमें से किसी एक ड्रग की मौजूदगी में दी जाए सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, या एक पर्सन को हमने एडमिनिस्टर किए सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, और इन सारी ड्रग्स में से कोई एक ड्रग भी उसी पर्सन में एडमिनिस्टर की जाए तो वो अल्ट्रा डिप्रेसिव इफेक्ट हो जाएगा ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो है उसका डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्रीज हो जाता है अगर कोई और भी डिप्रेसिव ड्रग दी जाए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करवाती है। Now लास्ट पॉइंट इज दैट कि बेंजोडाइज़ेपाइन या मिसलेनियस ग्रुप से बिलोंग करने वाली ड्रग्स जैसे ज़ोल्पिडेम, ज़ेलिक्लोन, एनेसोपिक्लोन ये अगर दी जाएँ तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो एनेस्थीसिया से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, लेकिन ड्रग्स लाइक अल्कोहल, कार्बामेट्स एंड बार्बिट्रेट्स ये अगर ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो एनेस्थीसिया से ऊपर जाके इट वुड रिजल्ट इन मेडुलरी डिप्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी, CVS की डिप्रेशन हो जाएगी, विच वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन कोमा एंड हेंस डेथ। सो इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। Now here are some contraindications of sedatives and hypnotics के benzodiazepine and these are not given in the case of the sleep apnea। स्लीप एपनिया एक ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें ब्रीथिंग जो है इट वर्सन्स ड्यूरिंग द स्लीप, और अगर बेंजोडाइज़ेपाइन जो है वो स्लीप पीरियड को इंटेंस कर देंगे और स्लीपिंग को ही ज़्यादा इंड्यूस कर देंगे, देन इट कैन रिजल्ट इन द वर्सनिंग ऑफ दिस ब्रीथिंग डिसऑर्डर विच कैन बी हार्मफुल। Now barbiturates are the inhibitors of कॉम्प्लेक्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और अगर कॉम्प्लेक्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो ATP प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगी बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड एज वी नो कि सोडियम पोटाशियम ATP इस पम्प जो है इट रिक्वायर्स ATP फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, तो सोडियम पोटाशियम पंप की भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो जाएगी, सोडियम जो वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगी क्योंकि सोडियम सेल से बाहर पंप नहीं हो सकेगी एंड इट वुड रिजल्ट इन द हैजार्डस इफेक्ट। बार्बिट्रेट्स इसके अलावा जो हैं दीज आर द इंड्यूसर्स ऑफ द साइटोक्रोम P450। किस तरह से कि इंड्यूसर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो एक एंजाइम को की मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स जो हैं विच आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म इन द केस ऑफ द साइटोक्रोम P450 आर इंड्यूस्ड बाय बार्बिट्रेट्स, इंक्रीज बाय बार्बिट्रेट्स। इसके अलावा बार्बिट्रेट्स की एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि दीज कैन नॉट बी यूज्ड इन द इंटरमीडिएट for 5 years. Now why barbiturates shouldn't be given in the case of intermittent for 5 years? इसके लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का जो ही मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो हीम की सिंथेसिस हो रही थी तो उसमें ये था कि फर्स्ट स्टेप में जब ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए आपस में कंबाइन होते थे तो उनको एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता था विच वॉज अमाइनो लिव्यूनोलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम, ठीक है, और एज ए रिजल्ट एक सब्सटेंस क्रिएट होता था दैट वाज अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड। फाइन, तो क्या होता है कि हमारे जो बार्बिट्रेट्स होते हैं ना वो ये जो एंजाइम है अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, इसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जबकि ये एंजाइम इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा इट वुड रिजल्ट इन द एक्सेसिव मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो लिव्यूलिनिक एसिड होगी, देयर वुड बी द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पोर्फोबिलिनोजिन। अगर पोर्फोबिलिनोजिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज जो है वो इस पर ऐड करेगा, तो पोर्फोबिलिनोजिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन से हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन की भी प्रोडक्शन होगी। बट वेट अ सेकेंड कि जो इंटरमीडिएट पोरफायरियाज होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यही एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा, तो पोर्फोबिलिनोजिन किस तरह से हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन में कन्वर्ट हो सकेगा। तो पोर्फोबिलिनोजिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अगर पीछे से मेटाबॉलिक जो स्टेप्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम वो इतने एक्सेसिवली चलते हुए आ रहे हैं, तो फिर उल्टा इंटरमीडिएट पोरफायरियाज की केस में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगी पोर्फोबिलिनोजिन की। अगर पोर्फोबिलिनोजिन की एक्सेसिव accumulation हो जाएगी in our body, it would result in the various adverse effects and worsening of the condition of intermittent porphyrias. Now we have a drug belonging to the miscellaneous group of the sedatives and hypnotics which is chloral hydrate, और ये क्या करेगा कि it displaces the
coumarin from the plasma प्रोटीन्स। और अगर ये काउमेरिन को डिस्प्लेस करवा देता है फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो ये जो सब्सटेंस है काउमेरिन, ये जो है इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर फॉर द वेरियस क्लॉटिंग एजेंट्स। और अगर इफ़ इट इनहिबिट्स द वेरियस क्लॉटिंग एजेंट्स, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा इन द केस ऑफ द क्लोरल हाइड्रेट्स। So this was all about the pharmacodynamics of sedatives and hypnotics, their beneficial effects, their disadvantages and their toxicity. Hope you understood well. Thanks for watching.